नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर भारत के सारे सिस्टम पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है। एक ऐसा कब्जा जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब सच तो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से एक, बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट रहता है। और पहले पेज पर यह स्टोरी हुई जिसमें कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी और आरएसएस ने सेकुलर इंडिया को, धर्मनिरपेक्ष इंडिया को हिंदू फर्स्ट इंडिया बना दिया। हिंदू फर्स्ट यानी सेकुलर इंडिया से हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। अब दोस्तों, इस खुलासे का असर पूरी दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, और खासकर जो कॉरपोरेट दुनिया है उसमें भी इस खबर की चर्चा है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इधर बीजेपी के इकोसिस्टम का कहना है कि आरएसएस और मिस्टर मोदी को न्यूयॉर्क टाइम्स बदनाम कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। अब पहले पेज की इस बड़ी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। वो लिखता है कि आरएसएस ने भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा और सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से सदस्यों को प्रमुख पदों पर पहुंचाता है और राजनीति व नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एकेडमिक्स हो, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी की पोजीशंस पर बैठा रखे। और इसका असर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस पर भी ज़बरदस्त प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हो या आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हों, इस लेख से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुई, कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को, भारत जैसे बड़े देश को, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश को दुनिया के, धर्म के आधार पर बांटा है और बांटने की कोशिश जारी है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है, जहां 20 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। इस अखबार में ये जो रिपोर्ट छपी, इसमें क्रिसमस के मौके पर जो अभी हाल फिलहाल में कई शहरों पे वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, इसका भी जिक्र है। और इसी खबर में उन घटनाओं का भी जिक्र है जहां पर मुस्लिम्स लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। अब काफ़ी बड़ी स्टोरी छपी है, पहले पेज से शुरू होती है, फिर अंदर के पेजों में जाती है। लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है। इसमें एक और खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस जो बीजेपी का बैकअप सोर्स है, इसके देश और दुनिया में 2,500 से ज़्यादा संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और ख़ासकर धर्म और कल्चर उसमें भी काम करते हैं। आरएसएस का 13 मंजिल का नया लेविश मुख्यालय बना हुआ है दिल्ली में, और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो इस देश में मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी मोदी की तरह है। और ये भी कहा गया है कि मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं वो सरकारी मीडिया से लेकर देश के अखबार और चैनल में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होती है। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में मोदी के बाद
योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उनका ब्यौरा है योगी आदित्यनाथ का। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो राजनीति है यानी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर है, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम्स की बात हो रही है उसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा है कि मोदी का विकल्प अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट इसमें रेवलेशंस, खुलासे हैं इस पूरी रिपोर्ट में, लेकिन एक जो बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है, वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें या मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, यानी अगर मोदी को कुर्सी से उतार भी दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हैं, तो ऐसा मजबूत सिस्टम बना दिया है आरएसएस और बीजेपी ने, इतनी गहरी जड़ें जमा दी हैं इस पूरे सिस्टम में कि इस सरकार को, यानी भगवा सरकार को आगे बदलना या चुनौती देना आसान नहीं है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जिक्र है, इलेक्शन में जो गड़बड़ियां हैं उसकी तरफ भी इशारा है कि भारत में विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, उसको किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हिंदू फर्स्ट नेशन को बिल्डअप किया जा रहा है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि माइनस मोदी भी ये सिस्टम आरएसएस और बीजेपी का चलता रहेगा। इस तरफ संकेत दिए गए हैं। अब दोस्तों, दुनिया का जाना माना अखबार आप कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट एक मीडिया के तौर पर सबसे ज़्यादा माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसमें प्रमुखता के साथ ये जो खबर छप रही है, इसका संदेश दुनिया को क्या जा रहा है, भारत को लेकर, मोदी को लेकर, संघ को लेकर, इसका संदेश पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। यूरोप में खासकर, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर इटली हो या जर्मनी हो, वहाँ ये क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ क्या इसकी चर्चा हो रही, न्यूजीलैंड में क्या चर्चा हो रही, मिडिल ईस्ट में क्या चर्चा हो रही, क्योंकि मुस्लिम्स को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, ईसाइयों को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और खासकर मोदी गवर्नमेंट पर भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा देश दुनिया को लेकर। मैंने आज संजय झा साहब को बुलाया है, और देश हो, दुनिया हो या भारत की राजनीति हो, संजय झा एक जाने माने ऑथर हैं, और साथ में एक समय में वो टीवी स्क्रीन पर एक्सपर्ट के तौर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर छाए रहते थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में देश में जो ब्रॉड माइंडेड, जो बड़े कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, राजनीति शास्त्र के जो स्कॉलर्स हैं, उसमें संजय झा का नाम शुमार होता है। उनको भी सुनिए। वैसे अंग्रेजी के ऑथर हैं, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। मेरा जो पहला सवाल है, न्यूयॉर्क टाइम्स देश और दुनिया का, अमेरिका का और दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, जिसकी एक इम्पैक्ट है। आरएसएस की पहले पेज पे स्टोरी है, मोदी की फोटो है, और ये कहा जा रहा है कि साहब आरएसएस ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं, चाहे वो भारत की पुलिस हो, भारत की सेना हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, या फिर सरकार हो, शासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, उसमें टीवी भी है, उसमें अखबार भी है, फिर इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो, इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी बैठा दिए हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या बताना चाह रहा है झा साहब? संक्षेप में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी दुनिया को यह बता रहा है, हर देश को यह बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्र छोड़ के अब एक धर्मतंत्र के तरफ बढ़ रहा है। ओके, देखिए, इसका टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले हमने सारे देश में देखा है कि कितने भाजपा के जितने सरकार है, राज्य सरकार है, उनके अंदर क्रिसमस को लेके, सांता क्लॉज को लेके कितनी हिंसा के कितने हादसे हुए हैं। आपने उसकी आलोचना की, हमने उसका समीक्षा किया, लेकिन इसका टाइमिंग पर आप ठीक तरीके से गौर कीजिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए, चाहे भाजपा की तरफ से लोग उसकी जितनी भी एक तरीके से आलोचना करें,
आज न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मर्यादा है, बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है। जी। उसकी एक, जो कहते हैं, एक तरीके से विश्वसनीयता है। तो वो, उनका ये कहना, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ गलत तो नहीं कहा। हमारे ही देश में ना, अभी जुडिशरी तो सेंगार को आगे उनको कहती है कि रिहा कर रही थी। हमने देखा कि हमारे जज तमिलनाडु में उन्होंने क्या कहा था। मीडिया में तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया कैसे एक तरीके से बिक चुका है। आप हमारे किसी भी संवैधानिक हो या प्रजातंत्र की किसी भी संस्था को आप देखिए, तो वहां पर एक तरीके से उनके अंदरूनी मसले और भी बदलेंगे और भी खराब होंगे, क्योंकि उसमें धर्म घुस चुका है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जो आर्टिकल है, वो जो है भारत में समाज कैसे बट रहा है, भारत में कम्युनल लाइंस पे, धार्मिक लाइंस पे कैसे डिवीजन हो रहा है, कास्ट लाइंस पे कैसे डिवीजन हो रहा है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, क्रिसमस में जिस तरह की हिंसा हो रही है बात बात पे, ये जो एक कानून व्यवस्था की भी तस्वीर सामने आती है जिसमें पुलिस अब आरएसएस और सेना आरएसएस के साथ खड़ी, ये जो एक मैसेजिंग है, जैसे आप कह लीजिए ईरान की जो स्थिति है, या फिर बांग्लादेश जिस तरफ बढ़ रहा है, या हमने पाकिस्तान को देखा है, इस तरह की जो तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स पोर्ट्रे कर रहा है, तो क्या ये जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके माइंड पर भी कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट जाएगा इसका कि भाई। देखिए, लंबे दौर में तो इसका बहुत ही नकारात्मक असर होने वाला है। बताता हूं क्यों। क्योंकि हर देश जब किसी दूसरी देश में अपना कोई भी पूंजी निवेश करता है, तो वो उसका उसका एक कंट्री रिस्क एक असेसमेंट करते हैं कि देश कितना स्टेबल रहेगा। मतलब वहां की जो प्रजातंत्र है या वहां के संस्थाएं हैं, उनकी मीडिया आजादी क्या है, सोसाइटी। लोग वहां पर, जी। हाँ, वहां के कानून को कैसे लोग लागू करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस पर तो भारत पे बहुत प्रश्न उठ चुके हैं, वो तो सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है वो कोई नई बात नहीं है, परंतु न्यूयॉर्क टाइम्स का ये टाइमिंग, जब क्रिसमस को लेकर जितनी हिंसा हुई है, एक तरीके से सांप्रदायिक जहर फैलाया गया है इस बीच में, उनके भगवान का एक तरीके से अपमान किया गया है, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक खतरनाक, एक अफसोसजनक, एक बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति हम खेल रहे हैं देश में। और हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। आप, हम लोग एक बात बता दें, लिंचिंग जो एक समय, आपको याद होगा कि जब मोहम्मद अखलाक का एक समय कत्ल किया गया, जी। तो ये जी। नेशनल हेडलाइन था। अब जब लिंचिंग के डेथ्स होते हैं, उसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं करता है। तो देखिए, जब हिंसा को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो कोई स्वाभाविक चीजें, बड़ी बात नहीं है, मतलब देश एक गलत रास्ते पे चल रहा है। इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा है, उसका दो, मैं समझता हूं कि एक तरीके से जवाब होगा। एक शॉर्ट टर्म में लोग कहेंगे कि यदि इंडिया का कंज्यूमर मार्केट और लेबर मार्केट अभी भी आकर्षक है, तो हम पैसा डाल के जितना भी हो, हम नफा उठाने के लिए वो तैयार रहेंगे। परंतु वो इस बात को भी जानेंगे कि यदि कोई भी समाज, यदि वहां पर लोगों को लगेगा कि अंदरूनी तरीके से वो कमजोर हो जाए, उसके आंतरिक मसले ऐसे धार्मिक विषयों पर वो एक तरीके से उलट सकता है या गिर सकता है, तो वहां पर तो इन्वेस्टमेंट नेचुरली कम हो जाएगा। जी। और यहाँ पर जो बड़ा चिंता है, उस पर आप तो बहुत ही जी। एक जाने माने प्रतिष्ठ संपादक और पत्रकार रहे हैं, कि मुझे जिस बात का डर है कि ये भारत, हमारे जो नागरिक हैं, जो एनआरआईज बन चुके हैं या जो बाहर रहते हैं सालों से, उन पर एक तरीके से हमले का जो एक रिस्क है, वो बढ़ सकता है। जी। हम देखिए, हमारी उनके लिए। अंदरूनी राजनीति में भाजपा हमारे ही देश के लोगों को बाहर में, उन पर एक तरीके से कोई गलत लोग यदि उनके पीछे प्रॉब्लम्स लगे, बढ़ सकती हैं उनकी। वो भी एक जी। एक मुकाबला का एक विषय हो जाए। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें बढ़ती हैं तो संजय झा कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के जो जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, एनआरआईज हैं, उनके लिए भी दुश्वारियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती। एक चीज और इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आरएसएस और बीजेपी जितना इस देश को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, अपनी मुट्ठी में लेती जा रही है, सारे सिस्टम पर कब्जा कर रही हैं,
उनको लगता नहीं है कि कोई विकल्प सामने हो, यानी कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियां, या इसको ओवरटेक या इसको पराजित करने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि धीरे 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 पूरा देश, सारा सिस्टम आरएसएस बीजेपी के हाथ में आ रहा है और इनको हटाना मुश्किल है अब? मैं समझता हूं कि ये तो हो चुका है। आपने मोहन भागवत का एक भाषण सुना था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तरीके से जो हो सो हो, भारत तो हिंदू राष्ट्र हो चुका है। वही तो उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले। तो मैं समझता हूं कि इनके लिए विचारधारा को तो ये वहां पर नहीं ना छोड़ेंगे। ये तो हर हर अंग पर ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो, और ये हो चुका है। अब आप देखिए, आप कहने की विकल्प कैसे आएगा? लोग राहुल गांधी की का तिरस्कार करना बड़ा आसान है सबके लिए, बट दिस इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यदि आप और हम बॉक्सिंग रिंग में पहुंचे और हमारे हाथ में ग्लव्स होगा, हमारे पास सही इक्विपमेंट होगा, हम ट्रेन करके आए हुए हैं, प्रोटीन खा के आए हुए हैं, और आप 10 दिन आप जेल में आपको बिठा के आप कुछ ना खाए ना पानी पिए हुए हैं, आपके पास ग्लव्स भी नहीं है, और आपके हम आंख में हम पट्टी लगा दिए, उसके बाद हमारे और आप में बॉक्सिंग होगा, तो भैया दीपक जी आप कौन तैयार हो जीतेगा? जाइए, अस्पताल आप पहुंचेगा, हम नहीं। तो यही जी। यही तो हाल है भारत के चुनाव में। ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है, इनकम टैक्स इनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है, कुछ दिन हमारा प्रोग्राम किए, सारे कॉर्पोरेट डोनेशन इनके हाथ में है, जुडिशरी पर भी इनका, हम तो सब जानते हैं कि कितने, एटलीस्ट लोअर लेवल ऑफ जुडिशरी में एक 100% कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इनका जरूर है। तो अब आप ये बताइए, मीडिया भी इनके हाथ में है, रिसोर्सेज इनके साथ है। तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जीतना आसान नहीं है। इसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, मैदान में आकर लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन भारत की जनता यदि जागरूक और समझदार जैसे है, यदि वो इस खेल को समझ पाएगी कि देखिए यहाँ भाजपा ने आपके देश को बर्बाद करके रखा हुआ है, और यदि ऐसे ही ये चलते रहे तो हमारा भविष्य अंधकार में जी। तो निश्चित तरीके से हम डूबेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में है, और बड़ा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है ये, फ्रंट पेज पे उनका ये कहना है कि मोदी एक, आप कह सकते, मोहरा तो नहीं कहा है, लेकिन मोदी एक फ्रंट है, और मोदी आने वाले बरसों में अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते, मतलब माइनस मोदी, इस पूरे आरएसएस बीजेपी के नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मोदी हट भी जाएंगे तो भी ये दौर चलता रहेगा। इससे आप कितना सहमत है? देखिए, मोदी जी के 11 साल में प्रधानमंत्री में जब बने हुए हैं, तो उन्होंने पूरा ढांचा बदल दिया है। देखिए, उनका पूरा लक्ष्य या उद्देश्य यही था कि यदि हम चुनाव तो हम हार सकते हैं, भाजपा चुनाव हार सकती है। ये इस बात को जी। हम इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हम बात इतने, हमको सब लोगों को लगता है कि हम लोग हताश और निराश है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन यदि ये संस्थाओं पर इनका कब्जा रहा, तो मान लीजिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस आ भी गई सरकार में, लेकिन हर जगह तो आरएसएस के ही लोग बैठे रहेंगे, तो देश ओके। चलाना आसान अब नहीं होगा। अब देश ऐसे बदला है, देश की प्रणाली को इन्होंने ऐसे बदल दिया है कि चुनावी हार हो भी तो इनको लगेगा फिर भी सत्ता तो हमारे ही हाथ में है। ये लोग चाहे जो भी कर ले, इस सरकार को गिराने में या इस सरकार को कमजोर करने में, या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के सरकार के बारे में जानबूझकर या झूठ-मूठ का कुछ अफवाह फैलाने में, इनके पास ढेर सारे औजार रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत का प्रजातंत्र जो है अब एक क्रॉस रोड्स पर है, और भारत की जनता के हाथ में, आवाम के हाथ में है। ये आवामी फैसला ही भारत का भविष्य कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उसका फैसला वही कर सकता है। इसका मतलब आरएसएस ने जिस तरह से जड़ें गहरी की हैं संजय जी, मोदी का सत्ता में होना या ना होना इसके कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, इट इज कोई। इररेलेवेंट। मैं बता रहा हूं आपको, आप सोच लीजिए, आज यदि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, कोई और प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या, मैं समझता हूं कि यहां पर भारत के लोग उसको भी स्वीकार कर लेंगे। देखिए, मेमोरी बहुत छोटा होता है। ठीक बिहार है। के चुनाव में हम जी। वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार बीजेपी जीत गई तो जो जीता वही सिकंदर, देश चलता रहता है। जी। यही तो एक बहुत बड़ा एक क्योंकि चुनौती है हमारे सिस्टम सिस्टम बदल दिया गया है, सिस्टम सिस्टम बदल, हाथ में ले लिया है, पूरा नेटवर्क बदल दिया है। पूरा पूरा। संजय झा, ऑथर और आप कह सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर, इनका ये कहना है कि मोदी चाहे सत्ता में रहें ना रहें,
इस तरह से पिछले 11 साल में आरएसएस ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं हर संस्थाओं में, हर वॉक ऑफ लाइफ में, जीवन के हर आप कह सकते हैं पथ पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो नेशनल न्यूज चैनल्स हो, अखबार हो, हर जगह इस वक्त कब्जा, यहां तक कि सेना में भी अब आरएसएस की अपनी सोच जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। कुल मिलाकर दुनिया को एक ऐसा संदेश न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया है, खासकर क्रिसमस पर जो हिंसा हुई उसके ठीक बाद ये आर्टिकल छपा है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत में कहीं ना कहीं एक तरह की फासिस्ट सोच डेवलप हो रही है और मोदी को कहीं ना कहीं कंपेयर हिटलर से भी इसमें किया गया। कुल मिलाकर ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है और जो सबसे बड़ी लाइन इस आर्टिकल में जिससे संजय जी इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी का या आरएसएस का या इस सत्ता का विकल्प हाल फिलहाल में कहीं दिख नहीं रहा है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और जिस तरह से आपने रोशनी डाली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।